हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो आज क्या लेकर आए हैं? आज का वीडियो हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ईयर 2022 टर्म 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी है, चलो समझा देती हूँ। हमारे यहाँ जब अभी रिसेंटली हमें पता है कि हमने एक पेंडेमिक को फेस किया, वो था कोरोना के चलते हमारे यहाँ एक साल पेपर नहीं हुए और वो टाइम था 2021 फेब का। जो आपका सेशन 2020 और 21 था, उस ईयर में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे। ठीक है, अब उस दौरान नहीं होने के बाद फिर जो फेज़ आया, आप सभी लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई ज़्यादातर कर रहे थे, अभी ऑफलाइन नहीं हुआ था। तो जो आपके कंडक्ट किए गए बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो ईयर 2021-22 में थे, 21 और 22 में थे सेशन में, तो उसमें आपको 2 टर्म में एग्ज़ाम कराया गया था। किस में कराया गया था? 2 टर्म में। अब आपको पहले हम ये चीज़ें इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वैसा ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, 2 टर्म में पेपर कराया गया। अब पेपर आपका होता है 80 मार्क्स का, तो इसे 2 उसमें डिवाइड किया गया, यानी कि 40 मार्क्स का आपका 2021 नवंबर में हुआ और जो सेकेंड टर्म था वो 2022 फेब में हुआ। अब इनमें 40 मार्क्स का आपका टर्म 1 में हो गया और 40 मार्क्स टर्म 2 में हो गया। तो टर्म 1 में आपको अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम नेक्स्ट टर्म 2 कब आएगा, तो लीजिए हम लेकर आगे। थोड़ा सा डिले लगा लेकिन हमने कर दिया। ठीक है, और आगे आपको फ्रीक्वेंटली सारे पेपर्स मिलने वाले हैं। तो ये जो आपके पास में आ रहा है 22, ये जो टर्म 1 हुआ था वो टोटल ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आप ये समझिए ऑब्जेक्टिव था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे सारे, जैसा कि आपने टर्म 1 में देखा। टर्म 2 में आपका सारा जो था वो वर्णात्मक आए थे, जहाँ पर आपकी दोनों बुक्स थी और साथ ही साथ लेखन था। व्याकरण आपका टर्म 1 में पूछा जा चुका था, तो टर्म 2 में आपके पास व्याकरण नहीं आया था। ठीक है, तो दोनों बुक्स थी आपके पास में। आपकी बुक कौन कौन सी थी? क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 से वर्णात्मक प्रश्न आए थे और सारा आपका लेखन आया था। ये टर्म 2 में 40 मार्क्स का पूछा गया था, 2 घंटे का पेपर था। ठीक है, अब इसके मैं आपको 2 सेट कराऊंगी। ओके, तो टर्म 1 का मैंने सिर्फ 1 सेट कराया क्योंकि उसके सिंगल सेट बने थे, उसके दोहरे सेट नहीं बने थे। ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक एक सेट बना था, वो हमारे शीट पे आप लोगों को फिल करना था और उनकी आंसर शीट्स भी तुरंत स्कूल्स को प्रोवाइड कराई जा रही थी और फटाफट एट अ टाइम वो चेक भी हो रहे थे। यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से हम लोग आप लोग एग्ज़ाम देकर निकले हैं, विद इन 1.5 आवर्स के अंदर वो आंसर शीट्स बन चेक होके उनके आंसर्स जो हैं वो अपलोड हो जा रहे थे सीबीएसई की साइट पे। इस तरीके से हुआ था, तो उसके सिर्फ एक सेट बने थे, तो हमने 1 सेट आपको करा दिया। अब टर्म 2 में मैं आपको 2 सेट कराऊंगी। तो आज हम सेट 1 का सोल्यूशन लेकर आए हैं। यहाँ पर पहला सेट है, बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे आए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ही आते हैं कि मैम इसमें बहुत, अभी चैप्टर कई ऐसे हैं जो आपके इस साल डिलीट कर दिए गए, लेकिन तब भी मैंने वो आपको लिए क्योंकि वो पूछे गए थे। आपको यहाँ सिर्फ पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के मेथड को समझना है, किस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न है आपसे पूछा जा रहा है। पेपर के पैटर्न पे आपको ध्यान नहीं देना है, या ध्यान रखिएगा पेपर का पैटर्न बदल रहा है। यानी कि 21-22 में अलग पेपर था, फिर 23 और 24 का पैटर्न अलग है, 25 जो अब आप देने वाले हो इसका पैटर्न बिल्कुल ही अलग है। तो हर ईयर का पैटर्न अलग है। तो इस साल जो आप पेपर देने वाले हो इसका पैटर्न जो है ये मैं कब कराऊंगी? अभी मैं आपके सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो उसमें आपको ये पूरे पैटर्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आज है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ईयर 2022 में टर्म 2 हुआ था, तो ये सेशन 21-22 का ही है। टर्म 2 का पेपर है, सेट नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ सामान्य निर्देश आए हैं, इनको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको निर्धारित समय 2 घंटे का मिला था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 40 मार्क्स का ही पेपर दिया गया था। 40 मार्क्स आपका टर्म 1 में हो चुका था, तो टर्म 2 में 40 मार्क्स का पेपर था और ये 2 घंटे का पेपर आया था। सामान्य निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड का और खंड खा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखने हैं।
तो खंड का और खा में जितने प्रश्न दिए गए हैं वो सारे आपको करने हैं। उनके अंदर विकल्प दिए गए हैं, सबके साथ विकल्प मौजूद हैं, मगर जितने क्वेश्चंस दिए हैं सभी करने हैं आपको। खंड का आपका दोनों पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न है, और जबकि खंड खा आपका रचनात्मक लेखन पे आधारित है। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए। बहुत अब लेखन कार्य में खास तौर से दिया गया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मैसअप कर देते हैं, ठीक है, तो आपको मैसअप से कैसे बचना है, आपके पास इसका भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। खंड का में कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के अंदर उप प्रश्न दिए हैं जिनके साथ आपको विकल्प मौजूद है। खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं। खंड खा में कितने पूछे गए? 4। तो 3 और 4 टोटल पेपर में कितने? 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रचनात्मक लेखन पर आधारित आपके पास 4 प्रश्न हैं और उन चारों प्रश्नों के साथ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, चलिए देखें क्या दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है खंड का, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक पर आधारित 3 प्रश्न हमारे पास खंड का में रखे गए हैं। पाठ्यपुस्तक है हमारी क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्यपुस्तक है हमारी कृतिका भाग 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न रखे गए हैं, कितने? 25 से 30 शब्दों में इनके उत्तर हमें देने हैं। अब यहाँ पर आपको 2x4 यानी कि आपको यहाँ जो प्रश्न रखे गए हैं इनमें आपको 2 प्रश्न मिलेंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, 4 इन करने हैं आपको और टोटल मिलेंगे 8 नंबर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्या दिया गया है? पहला प्रश्न, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के किन्हीं 2 पहलुओं का उल्लेख कीजिए जिनसे आप प्रभावित थे। इस प्रभाव से के उपयुक्त कारण भी स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वाला चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये इस साल आपके पास में डिलीटेड है, लेकिन जब ये टर्म 2 हुआ तो था, तो उसी में से आया है। तो इसका आपको 25 से 30 शब्दों में देना है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर क्या है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पर आंसर देखते हैं क्या दिया गया है। फादर बुल्के विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका गोरा रंग, चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, उनका विशाल व्यक्तित्व सन्यासी जैसा प्रतीत होता था, जो मानवीय गुणों से युक्त, करुणा की भावना से परिपूर्ण, अपनत्व, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता के गुणों से सराबोर है। अब बोलोगे मैम ये चैप्टर तुम्हारे पास है नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आपके उसमें कई ऐसे व्यक्ति चित्र रखे गए हैं जिन पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पास है मनु भंडारी का चैप्टर है, एक कहानी यह भी है कि नहीं है, तो उनका व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। कुछ इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक और फादर बुल्के के संबंध में आपकी दृष्टि में कैसे थे? इससे फादर के स्वभाव के विषय में क्या कहा जाएगा? तो अभी आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, जिसके अंदर आपको 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये सारे प्रश्न आपके गद्य खंड से आ रहे हैं। किससे हैं? आपकी जो बुक क्षितिज है ना, उसके गद्य खंड से प्रश्न रखे गए थे। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं आंसर। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। ये तरल हृदय थे। ठीक है, तो ये उनके हमने बात बता दी। अब आते हैं प्रश्न संख्या गा। यहाँ पर अब ये वाला चैप्टर तो आपके पास में है लखनवी अंदाज, है ना। देखिए क्या है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब की किस प्रकार की सनक का परिचय दिया है। अब उनके पास सनक क्या थी? ठीक है, उन्होंने कहा खीरे खरीदे तो मगर खाए नहीं, सूंघ सूंघ कर फेंक दिए थे, वैसी सनक थी ना। तो ये एक सामंती लोगों के ऊपर सनक होती है। ऐसी सनक के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। जैसी सनक हमारे क्या कहते हैं नवाब साहब के पास है, अगर किसी के पास ऐसी सनक हो तो उसका क्या असर पड़ेगा। इस पाठ के द्वारा उन्होंने खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक बताया है। खीरे के संबंध में जो उनकी व्यवहार रहा उसे सनक कहा है। नवाब साहब ट्रेन में अकेले बैठकर खीरा खाना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने खीरा खरीदा, उसे धोया, काटा व नमक मिर्च बुरक कर खाने की पूरी तैयारी कर ली। अब जो एक तैयारी होती है सारी करी तैयारी उन्होंने, परंतु एक आम आदमी के समान खीरा उन्हें अपनी शान पर चोट की तरह महसूस हो रहा था। अब खीरा बहुत ही सस्ता सा एक फल है और एक नवाब होते हुए ये खाएं और उसके सामने एक आम आदमी के सामने खाएं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी शान पर एक दाग सा लगा रहा था। अतः उन्होंने अपनी झूठी शान की खातिर खीरा सिर्फ सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ये इनकी सनक ही थी ताकि वो अपनी झूठी शान को बनाकर रखें। यह उनकी नकारात्मक सनक का एक उदाहरण है। नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी का पात्र बना सकती है, वही सनक का सकारात्मक पक्ष व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्ध कर सकती है। ठीक है, तो सनक के दो पहलू होते हैं। अगर सनक सकारात्मक है तो वो हमें प्रसिद्धि देगी, सफलता देगी, लेकिन अगर सनक नकारात्मक है तो वो लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाएगी। चलिए, बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काट के ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज और अतरी के बीच की दूरी सिमटकर 1/4 रह गई। ये था सकारात्मक सनक का उदाहरण। महात्मा गांधी और भगत सिंह की आज़ादी की सकारात्मक सनक ने ही देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया था। ठीक है, तो बस लोगों की सकारात्मक सनक है जिसका हमने पॉजिटिव चीज़ें भी देखी। अब चौथा प्रश्न है। 4 प्रश्न दिए गए थे, 2 नंबर के एक थे, तो 4 अब करेंगे तो 8 नंबर के थे। देखिए क्या है। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब को खीरे खाने की तैयारी करते देख लेखक ने क्या सोचा। अब जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की के बाहर खीरों को धोया, तौलिया से पोंछा, फिर उनको छीला, छीलने के बाद रगड़ा, रगड़ने के बाद उन्हें काटा, नमक मिर्च और बढ़िया से तौलिए पे सजाया। तो ये सारी वो तैयारी कर रहे थे ना। तो तैयारी करते लेखक क्या सोच रहा था, उसके मन में कौन सी इच्छा जगी और नवाब साहब के पूछने पर उसने खाने से क्यों मना कर दिया। जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे और जैसे ही नमक मिर्च पड़ी तो लेखक का भी एक पल को मन किया कि वो भी खीरे खाएं। जब नवाब साहब ने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले भी मना कर चुके थे एक बार। तो अब दोबारा हाँ कर देते तो कहीं ना कहीं ये उनके आत्मसम्मान पर बात आती, तो इसलिए उन्होंने दोबारा पूछने पर भी मना कर दिया था। नवाब साहब को खीरा खाते देखकर लेखक ने सोचा कि नवाब होते हुए भी यह खीरा जैसी साधारण वस्तु को खा रहे हैं। लेखक के मुंह में भी पानी भराया। वह सोचने लगा कि यह खीरा कितना लजीज है। उनका मन भी खीरा खाने को लालायित हो उठा। अब जाहिर सी बात है, खीरा अच्छी चीज होती है, परंतु पहले इनकार कर चुकने के कारण आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया और बहाना किया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अगर दोबारा हाँ बोल देंगे, हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे आत्मसम्मान पर बात आ जाएगी। चलिए, अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारी क्षितिज बुक के ही काव्य खंड से प्रश्न रखे जाएंगे। तो हमें 3 ही प्रश्न आने हैं। तो पहला और दूसरा प्रश्न हमारी क्षितिज बुक से है, जहां पर काव्य खंड और गद्य खंड आधारित प्रश्न आएंगे, और तीसरा प्रश्न हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। अब हमारे पास 4 प्रश्न आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसमें आप 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 3 आप प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर के। ठीक, समझ गए। चलिए देखिए क्या है। तो ये हमारी काव्य खंड पर आधारित प्रश्न है। इस सत्र की पढ़ी गई किस कविता में कवि ने बादलों के विविध रूपों का चित्रण किया है, उनका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब अगर आपने देखा तो हमारे पास जितने भी काव्य खंड में चैप्टर हैं उसमें उत्साह कविता में बादलों का वर्णन किया गया है ना उत्साह कविता में। तो देखिए क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उत्साह कविता में बादलों के विविध रूपों का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने व उत्साहित करने का प्रयास किया है। उनको कहीं ना कहीं इंकरेज करने का काम वो कर रहे हैं। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली जरूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो बादलों के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं क्रांति करने या बदलाव करने की बात करी है।
और हमेशा बादल जब आते हैं तो गर्मी से त्रस्त लोग जो हैं बदलाव की उम्मीद कर रहे होते हैं, तो बादल कहीं ना कहीं उम्मीद देते हैं कि हाँ, अब आपके जीवन से ये जो गर्मी नाम का जो इतना दुख तकलीफ थी ये चली जाएगी। उसी तरीके से जब क्रांति का आह्वान होता है तो जितने लोग शोषित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उन लोगों को भी एक आश्वासन मिलता है कि नहीं, चीज़ें जल्दी ही सुधरेंगी और जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा। ये इन्होंने इस कविता के माध्यम से आश्वासन देना चाहा है। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्या चीज़? हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने इस कविता के माध्यम से हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए कहा है। यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं जो प्रताड़ित होते हैं तो अपने अंदर चीज़ों को छिपा लेते हैं, दबा लेते हैं, होता है कि नहीं होता है? तो जब ये क्रांति की आवाज़ आती है तो वो दुख तकलीफ कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने वही कहा है कि भाई आपको दुख तकलीफ हुआ, आपने वो सारी चीज़ें अपने अंदर दबा ली थी, लेकिन अब ये समय आ गया है कि नहीं, उनको बाहर निकालो और क्रांति का भाग बनो और अपने उन शोषणकारियों के खिलाफ लड़ो। दूसरा प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ की परंपरागत छवि से हटकर नए दृष्टिकोण से विचार किया गया है, उसमें नया क्या है? आप उन विचारों से कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? तो कन्यादान में एक कविता थी आपके काव्यखंड में जिसे हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन अब 2021-22 के सेशन में थी तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो परंपरागत छवि क्या होती है? माँ बेटी को बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बोलती है, भेजती है, लेकिन यहाँ पर माँ की परंपरागत छवि अलग है। उन्होंने कहा कि आभूषण और वस्त्र के मुँह में कभी नहीं पड़ना, नहीं तो लोग तुमसे अपनी मर्जी से नचाएंगे, ठीक है? तुम अपनी समझ से काम करना, ठीक है? तुम्हारे खिलाफ कोई अत्याचार करे, शोषण करे तो तुम्हें चुप नहीं होना है, तुम्हें भी जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, चुपचाप सहना नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी नसीहतें कन्यादान में एक माँ ने अपनी बच्ची को दिया है। कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से बिल्कुल भिन्न है। परंपरागत माँ अपनी बेटी से कुछ सहकर दूसरों की सेवा करने की सीख देती है, हाँ, लेकिन कविता में माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि लड़की के गुणों को बनाए रखना, कमज़ोर मत बनना। वह दहेज के लिए जलाए जाने के खतरे के बारे में भी लड़की को आगाह करती है। तो लड़कियों को दहेज के लिए पहले जलाया जाता था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ये बताया, आगाह किया कि जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ऐसी कोई भी चीज़ सहना नहीं जो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाए। तो इस तरीके से परंपरागत माँ से बिल्कुल हटकर एक माँ थी। तीसरा प्रश्न है, आग के विषय में माँ बेटी को क्या समझा रही है और क्यों? आग के संकेत में कविता किस सामाजिक बुराई की ओर इशारा करती है, उल्लेख कीजिए। तो ये भी कन्यादान कविता से ही प्रश्न लिया गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये कहा गया है कि आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये एक लाइन थी इस कविता में बताया गया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे आग के माध्यम से ये बताया गया है कि आग में खाना पकता है, खुद अपने आप को जलाने के लिए आग नहीं होती। तो यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से या आग के माध्यम से कवि ने उस समय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा द्वारा की मांग के चलते लड़कियों को, बहुओं को जलाया जा रहा था, तो इस बात पर उन्होंने सीधे सीधे कटाक्ष किया है। आग के संकेत से कविता कन्यादान में स्त्री को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लालच में आग से जला देने को सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया गया है। पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री को वस्त्र, आभूषणों के बंधन में बांधकर उसकी सरलता और कोमलता का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार किया जा रहा है कि किस तरीके से उसको हम लोग वस्त्र आभूषण देते हैं, उसे ललचाते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको सारे काम करवाते हैं, ये चीज़ होती है। तो सीधे सीधे इस पे कटाक्ष किया गया है, ये परंपरा पर, ये सोच पर जो पुरुष प्रधान समाज के सोच की है। चौथा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्र अट नहीं रही कविता उपस्थित करती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये कविता हमारी कहाँ पर है? अट नहीं रही।
तो उत्साह के साथ ही यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी कविता थी अटनहरी, जहाँ पर फागुन की सुंदरता को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। तो उस फागुन की सौंदर्यता इतनी ज़्यादा है कि वो हर जगह व्याप्त है और इतनी सुंदरता कि पृथ्वी के अंदर समा नहीं पा रही। सुगंध है, पशु पक्षी खुश हैं, चारों तरफ हरियाली है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इतनी सुंदरता का इस पूरी कविता में वर्णन किया। तो इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए क्या है, अट नहीं रही कविता में फागुन ऋतु का वर्णन है। फागुन का सौंदर्य अन्य ऋतुओं और महीनों से बढ़कर है। पहली बात है, फागुन जो है वो ऋतु नहीं होती है, वो फागुन मास होता है। तो ये एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए हमेशा, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से लास्ट ईयर एक प्रश्न आया था जिसमें बच्चों ने बहुत कन्फ्यूजन किया। पहली चीज़ है, अट नहीं कविता में इन्होंने फागुन ऋतु नहीं फागुन मास का वर्णन किया है। ठीक है, अब फागुन मास में ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, अभी जो है ना बसंत पंचमी आने भी वाली है, तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महीनों से बढ़कर है। उन्होंने इस कविता में इस महीने में प्रकृति एवं मानव मन में होने वाले बदलाव को बड़ी ही सुंदरता से दिखलाया है कि प्रकृति में किस तरह बदलाव होता है, साथ ही साथ इसे मनुष्य भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फागुन के समय पूरी प्रकृति खिल जाती है। इस समय चारों ओर हरियाली छा जाती है, लताएं और डालियां रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं, प्राणियों का मन उल्लास में हुआ जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने में प्रकृति इस सौंदर्य झलक उठता है। पूरी तरह से प्रकृति जो है वो सुंदरता से भर उठती है। हर तरफ सुगंधित वायु बहती रहती है। हर तरफ इतनी सुंदरता नजर आती है कि जिसका आंखों में समा पाना भी मुश्किल होता है। तो ये बसंत ऋतु में, जो बसंत ऋतु फागुन मास शुरू हो जाता है और फिर बसंत पंचमी आती है। तो इस तरीके से बसंत ऋतु शुरू होती है और आपको बसंत को तो ऋतुओं का राजा ही कहा जाता है कि किस तरीके से चारों तरफ सुंदरता होती है। तो ये एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हमेशा ध्यान रखना। फागुन जो है वो मास यानी महीने का नाम है, जबकि वसंत ऋतु का नाम है। ठीक है, और ये लगभग सेम एक ही समय पर शुरू होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हो गए गद्य खंड आधारित 4 प्रश्न और इनमें से हमें 3 करने थे। ठीक है, अब हम आ गए अपने तीसरे प्रश्न पर। यहाँ पर क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी हिंदी की जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है, कौन सी है, कृतिका भाग 2, तो उसमें से हमारे सामने कितने प्रश्न रखे जा रहे हैं, 3 प्रश्न रखे जा रहे हैं। हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने, 2 प्रश्नों के उत्तर। अब इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको 60 शब्दों में देने हैं, यानी कि ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 3 नंबर, तो 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी कृतिका बुक से आने वाले प्रश्न हमेशा लॉन्ग रहें, मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। वात्सल्य और ममता की आधार भूमि एक रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में तब से अब तक बहुत बदलाव हुए हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर इसे सोधारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब समझिए, माता और पिता, वात्सल्य। ठीक है, समझिए, वात्सल्य और ममता के आधार भूमि में रहने पर भी माता पिता और बच्चों के संबंधों में माँ बाप जितना अपने बच्चों को प्यार करते हैं वो पहले भी उतना करते थे, आज भी उतना ही करते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं इनके संबंधों में बहुत बदलाव आए, पहले की बनस्पत और अभी के। पहले क्या होता था, हम लोग के समय में हम लोग अपनी माँ बाप से हर चीज़ के बारे में पलट कर सवाल नहीं पूछ सकते थे, उन्होंने कहा तो हमें करना है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम पलट कर सवाल पूछ लें कि आखिर हम ये क्यों करें, या हम ये कह दें कि मेरा मन नहीं है, हम बाद में करेंगे या हम नहीं करेंगे। लेकिन आज के बच्चे देख लीजिए, अब ये हम अब कैसे कंपेयर करते हैं, मैं खुद अपने बच्चों के साथ कंपेयर करती हूँ, तो मैं अपने को देखती हूँ कि मैं नहीं बोल पाती थी, लेकिन आज मेरे बच्चे क्या हैं, मेरा भी मन नहीं, अभी नहीं करेंगे हमें हमसे पलट के तमाम को किसी भी चीज़ को मैंने बोला तो उससे 50 क्वेश्चन मुझसे पूछ लिए जाएंगे। तो ये बहुत हद तक चीज़ों में बदलाव आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है।
माता का अंचल पाठ में भोलानाथ को माता पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला, लेकिन वर्तमान समय में वात्सल और ममता की आधार भूमि एक होने पर भी उनके संबंधों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, कामकाजी माता पिता होने के कारण बच्चों का अधिकांश समय दाई या आया या बेबी सिटर की देखरेख में बीतता है, जहां पर माँ बाप जो हैं वो क्या है, अब इसमें देखिए बदलाव क्या है, माँ बाप दोनों काम करने जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज होती नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते, तो बच्चे पीछे से किसके हाथ में रहते हैं, आया के हाथ में रहेंगे या बेबी सिटर के हाथ में रहते हैं। ठीक है, जिससे वे माता पिता के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते, तो एक अपनत्व का भाव जो है वो कहीं ना कहीं छूटता है। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती कर दिया जाता था। हम लोग 5-5, 6-6 साल की उम्र में स्कूल में गए हैं और आज 2.5 साल का बच्चा स्कूल में डाल दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम्स, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं। तो मतलब अब इसमें कई चीज़ें, अब मिला जुला चीज़ है। अब जैसे मैंने अभी अपने बच्चे का उदाहरण दिया कि नहीं वो हमारे से 4 सवाल पूछता है, तो इसका रीज़न क्या है, देखिए इसके रीज़न में बहुत सारी चीज़ें पहले के चीज़ों में और अब में बदला। पहले ज़्यादातर हम प्रकृति के करीब थे। आप हमारे जैसे हम लोग के खेल होते थे, हम लोग के टाइम में ये मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं, मोबाइल कंप्यूटर का भी बहुत ही रिसेंटली आगमन हुआ था, और टीवी में भी हम लोग के यहाँ सिर्फ एक चैनल पहले दूरदर्शन चलता था, और फिर रिसेंटली जब हम लोग 7th 8th तक आए तो उसमें डीडी मेट्रो आया, फिर ये केबल टीवी आ गया, तो इस तरीके से ये चलता था। आज के समय में क्या है, इतने सारे आपके साथ टेक्निक्स हैं, आप लोगों के साथ कम कम्युनिकेट कर पाते हो। पहली चीज़ तो ये है, जब हम लोगों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट, जैसे अब मान लीजिए, अब ऐसा तो नहीं है कि माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम खेलने मत जाओ, तुम टीवी देखो या वीडियो गेम खेलो। अब तौर तरीके बदले हैं तो व्यवहार में भी बदलाव आएगा। अब बच्चे क्या हैं, वो एकाग्रीकृत हो जाते हैं इन गैजेट्स के साथ, सोशल गैदरिंग उनकी उतनी नहीं रहती, वो बाकियों के कनेक्शन में नहीं आते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका मन जो है उनमें इतने सवाल होते हैं जो वो सीधे सीधे माँ बाप पर दाग देते हैं। ठीक है, एक ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए वो 4 लोगों से बाहर मिल रहे हैं तो उनकी बहुत सारी शंकाओं जो हैं वो स्वाभाविक तौर पर दूर होती हैं। ठीक है, अब उनके अंदर वो डर भी धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि माँ बाप की भी कहीं ना कहीं बहुत पोलाइट हो जाते हैं। पूरा पूरा दिन अगर हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे और शाम के समय हम उनके साथ रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात नहीं है कि हम उनको डांटेंगे तो है नहीं, है ना। फिर वो मुझसे जितने भी सवाल पूछेंगे मैं उनको जवाब दूंगी। तो पहले क्या होता था, पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता था पूरे सुबह से लेकर शाम तक कि उन्होंने दिन में 4 सवालों के जवाब दे दिए तो आगे फिर वो चुप हो जाते थे। तो एक डर, वो डांट का एक हमारे अंदर डर रहता था। लेकिन आज क्या है, मिली शाम को 2-2.5 घंटे रहे, उतने में ही हम क्या डांटें बच्चों को। ठीक है, तो इस तरीके से माँ बाप की लाइफस्टाइल में और बच्चों की लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव के चलते आजकल व्यवहार में ये बदलाव आए हैं। आज के माता पिता अधिकांशतः कामकाजी हैं, उनके पास बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। आजकल माता पिता और बच्चे अलग अलग तकनीकी खेलों में स्वयं को व्यस्त रखते हैं। इसके अतिरिक्त खेल सामग्री में आए अंतर ने बच्चों के नैतिक मूल्यों को प्रभावित किया है। पहले ज़्यादातर प्राकृतिक होते थे और अब क्या होते हैं, हमें बाजार से महंगे महंगे हम खिलौने खरीद के लाते हैं। वर्तमान समय में बच्चों द्वारा खेल खेले जाते हैं, उन्होंने बच्चों को एकाकी बना दिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चे अकेले हैं, भाई बहन भी अब आजकल सिंगल पेरेंटिंग होती है, एक ही एक बच्चा होता है सबके, तो वो कहीं ना कहीं एकाकी जीवन बच्चों के व्यवहार में बदलाव ला रहा है। माँ बाप बहुत व्यस्त हो रहे हैं, तो इसलिए उनके पास भी बच्चों को देने के लिए समय नहीं है, तो इसलिए व्यवहार में काफ़ी बदलाव है, दोनों के व्यवहार में बदलाव है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि पहाड़ के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध लेखिका पहाड़ों पर किस दृश्य को देखकर शुद्ध और परेशान हो उठी। क्या आपने भ्रमण या पर्यटन के दौरान ऐसे दृश्य देखे हैं? ऐसे दृश्यों और अपने मन पर पड़े उनके प्रभाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले बताना है कि साना साना पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने क्या देखा था। वो पूरी तरीके से प्राकृतिक दृश्यों में रमी थी, सब कुछ उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन एकाएक उन्होंने सड़क किनारे पत्थर तोड़ती हुई औरतों को देखा जिनकी पीठ पर बच्चे बंधे थे। ठीक है, एक तो ये उन्होंने उनको बहुत परेशान किया। दूसरा एक दृश्य और था जहां पर उन्होंने सैनिकों को विषम परिस्थितियों में तैनात हुए देखा। तो ये
तो ये दो परिस्थितियां ऐसी थी जिसने उनको सबसे ज़्यादा उन्होंने वो पत्थर तोड़ती हुई औरतों को किया। तो आप भी अगर कहीं घूमने जाते हैं, आपने कोई ऐसा दृश्य देखा हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हुए हों, तो उसे भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। ठीक है। परंतु अकस्मात वहां के जनजीवन ने उन्हें झंझोर दिया। वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। अब देखिए, इतनी ऊंची ऊंची खाइयां होती, इतनी गहरी, उतने ऊंचे पहाड़, उसमें भी किनारे बैठे बैठे वो लोग पत्थर तोड़ रही थी। उनके आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल व हथौड़े थे। अब आटे सी कोमल, एक्चुअली क्या ना, पहाड़ी औरतें गोरी होती हैं, बहुत गुलगुली सी होती हैं, तो उनको आटे की तरह कहा गया। और इतनी कोमल काया में और हाथों में थी कुदाल, जिससे वो पत्थर तोड़ रही। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। ये हम सैलानियों के भ्रमण के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही थी। अब देखिए, हम लोग घूमने तो बड़ा अच्छे अच्छे चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? आपने सोचा है कि इन रास्तों को कौन बनाता है? ऐसे ही वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बनाया जाता है। वहाँ पर वो रास्तों को चौड़ा करने का काम कर रही थी, ताकि भाई गाड़ियों का आना जाना जो है वो आसान हो सके। इनके लिए यह भोजन मात्र पाने का साधन है, क्योंकि बताएं वहाँ पर जो है पैसे कमाने के लिए ये कुछ ही साधन होते हैं। तो सरकार द्वारा जो कोशिश, ये जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादातर मजदूर लिया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों का खाना पीना ठीक से हो सके। तो पर्यटन क्षेत्रों में आप जो जाते हैं ना, वहाँ पे अक्सर आप चीज़ों को महंगा पाते हैं। क्यों ना? आप स्थान जो आपके जो मैदानी इलाके हैं वहाँ से महंगा होता है, क्योंकि आप सोचिए, सामानों को ढोकर लेके जाने का काम भी इन लोगों का ही होता है। तो भाई मेहनत लगती है ना, तो कॉस्टिंग बढ़ गई किसी भी प्रोडक्ट की थी। मान लीजिए आपने 10 रुपये का पार्ले जी आप नीचे से ढो के ऊपर लेके जा रहे हो, वो लेके गया बंदा, तो वो भी तो लेगा 100 200 500 जो भी रुपए लेगा, तो वो 10 रुपये की कॉस्टिंग में 5 रुपये अपने आप बढ़ गया। तो 10 रुपये जो आपको नीचे मिल रहा था, तो ऊपर जाके तो वो 15 रुपये में मिलेगा ना, वो चीज़ हो जाती। इसलिए कॉस्टिंग में फ़र्क आता है। हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। इनके लिए भोजन मात्र पाने का साधन है, और हमारे जैसे सैलानियों के लिए मनोरंजन का। यानी कि हम खाली एंटरटेनमेंट के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए तो जाते हैं। दूसरी बार जब लेखिका ने देखा कि 7-8 साल की पहाड़ी बच्ची को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर गांव बहुत दूर दूर हैं और 4-5 गांवों के बीच में एक स्कूल है। तो सबको क्या होता था, उन स्कूलों में आना पड़ता था, तो खूब लंबा बच्चों को चलना पड़ता था। स्कूल के पश्चात वे बच्चे मवेशियों को चराते तथा लकड़ियों के गट्ठर को भी ढोते। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन और जिंदा रहने की लड़ाई को देखकर लेखिका का मन शुद्ध और परेशान हो गया। अपने भ्रमण के दौरान के अनुभव छात्र स्वयं लिखें। तो आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ हो तो लिखें। तो पाठ से रिलेटेड हमने यहाँ लिख दिया, आप अपने एक्सपीरियंस खुद लिख सकते हो उसके नीचे। चलिए, अब हम आ गए अपना तीसरे प्रश्न में। 3 प्रश्न दिए थे, 2 करने थे। अब तीसरा प्रश्न जो है वो है जॉर्ज पंचम की नाक, जिस चैप्टर को आपके बुक में से हटा दिया गया है। अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पहले था, तो उसी में से ये प्रश्न पूछा गया है। क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी के आगमन पर राजधानी में क्या क्या तैयारियां हो रही थी। इस तैयारी और बदलाव के पीछे भारतीय प्रशासन की कौन सी मानसिकता थी, इसे देख आपको क्या अनुभव हुआ। देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक ये जो पाठ है, इसमें रानी एलिजाबेथ जो है वो भारत दौरे पे आ रही थी, मतलब भारत जब तुरंत आज़ादी हुआ था उसके बाद की ही बात है। इसमें पूरा जो है सरकारी महकमा लगा था, पूरे शहर की साफ सफाई, उनकी व्यवस्था, वो क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, अपने साथ दर्जी, बावर्ची सब कुछ ले के आ रही थी। तो इसकी खबरें डेली अखबारों में छपती थी। तो वही आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या क्या तैयारियां हो रही थी वो लिखना है, और साथ ही साथ भारतीय प्रशासन की मानसिकता भी आपको लिखनी है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर संपूर्ण सरकारी तंत्र अपने सभी कामकाज छोड़ उनकी तैयारी के स्वागत में लगा था। मतलब एक तरीके से पूरी सिटी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, दिल्ली को।
जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और लापरवाही पाठ में दृष्टिगत होती है, वह सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, चाटुकारिता और मूर्खता को दिखाती है। अब जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का नाम ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो है वो इंडिया गेट के पास में एक जॉर्ज पंचम जी की मूर्ति लगी थी, उसकी नाक किसी ने काट दी थी। अब उस नाक को लगाने के लिए जो कवायद चलती है, ये पूरे पाठ में दिखाई गई है। उसके लिए किस तरीके से सरकारी महकमा लगा हुआ था, ये उनकी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, चाटुकारिता और मूर्खता को दर्शा रहा है। वहां पर जब किसी भी पत्थर की नाक उस पर फिट नहीं हो पा रही थी, तो जिंदा व्यक्ति, एक बच्चे की नाक को उस पर फिट किया गया था, ये दिखाया गया है इस पाठ में। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन सिर्फ ये इसलिए दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा देश तो आज़ाद हो गया, मगर हमारी मानसिकता अंग्रेजों की गुलामी से भी गई नहीं थी, कि वहाँ की क्वीन आ रही है और उसके लिए यहाँ पर सब मतलब एक बच्चे की नाक को काट के लगाने का जो है वो फैसला किया गया था। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने खंड खा पे, जहां पर हमारे सामने रचनात्मक लेख, सबसे सारा लेखन जो है हमारा वो आएगा। तो लेखन में आपके अनुच्छेद थे, पत्र था, विज्ञापन था, संदेश था, ये सारी चीज़ें थी। उस समय ईमेल और सवृत्त वगैरह आपके पास में नहीं आते थे, ठीक है। तो ये इसीलिए इस पे 4 प्रश्न आपके पास रचनात्मक लेखन पे हैं, ठीक है। तो 3 प्रश्न आपके खंड का में हो गए जो आपकी पाठ्य पुस्तकों आधारित थे। अब रचनात्मक लेखन शुरू करते हैं। तो खंड खा में रचनात्मक लेखन में चौथा प्रश्न है जो हमारा है, क्या है? दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखने। तो हमारे सामने 3 जो हैं वो अनुच्छेद दिए गए हैं, 3 में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसका अनुच्छेद लिखेंगे 150 शब्दों में और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे कितने? 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है कोरोना काल के सहयात्री, ठीक है। हमारे कोरोना काल में कौन हमारे साथ साथ चला, ठीक है। संकेत बिंदु है कोरोना महामारी का आरंभ और प्रसार, गत 2 वर्षों में जीवन का स्वरूप, जीवन यात्रा में साथ देने वाले व्यक्ति और वस्तुएं। अब आप जैसे ये देखिए 2022 फेब की बात है और कोरोना कब शुरू हुआ था? मार्च 2020 में। तो ये 2 साल जो हैं हम लोगों ने कोरोना, क्योंकि भाई इसके बाद सेकेंड वेव भी आई, वो भी फेस किया गया नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको उन 2 सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस जीवन का इस समय में हमें किसने किसने साथ दिया, ये आपको लिखना था। चलिए देखिए क्या है। कोरोना काल के सहयात्री। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई संक्रामक बीमारी ने कहर बरपाना शुरू किया। 2019 में शुरू हुई थी दिसंबर में। वहां से यह बीमारी देखते देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। कब किया था? 11 मार्च को। 20 या 22 मार्च को आई थिंक यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, कुछ ऐसा मुझे याद पड़ रहा है, ठीक से नहीं है। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। मतलब अधिकांश देशों में, हम खाली भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकांश देशों में लॉकडाउन लगा और सब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। आज की तारीख तक वैश्विक स्तर पर कम से कम 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को संक्रमित करने और 10 लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त करने के अलावा इसके डर ने कई देशों को आर्थिक मंदी का सामना करने पर मजबूर किया। अब भाई सभी अगर अपने घरों में ही कैद हो जाएंगे तो घर बाहर कामकाज नहीं होगा, कामकाज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अर्निंग नहीं होगी, आर्थिक मंदी आ जाएगी। बहुत सारे देशों ने आर्थिक मंदी का भी सामना किया, मगर अनफॉर्चुनेटली भारत में ये चीज़ नहीं हुई, यहाँ पर आर्थिक मंदी नहीं आई। गत 2 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव उतना ही गंभीर था जितना कि यह बीमारी। दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को कोरोना वायरस के डर के कारण पूरी तरह लॉकडाउन के तहत रखा गया। तमाम तरह के व्यापारिक लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे और लोगों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए खुद को अपने घरों तक सीमित रखा था। हम लोग भी अपने अपने घरों में ही बंद थे। दुनिया भर के कार्यालयों को बंद कर दिया गया और कर्मचारी को घर से काम करने के लिए कहा गया।
इस महामारी के दौरान शैक्षणिक प्रतिष्ठान बंद रहे। भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में छात्रों ने इंटरैक्टिव ऐप के माध्यम से घर पर रहकर ही पढ़ना और सीखना शुरू किया। हम सभी किस पे आ गए थे? ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए थे। ऐप के जरिए घर पर पढ़ रहे थे। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस समय जूम ऐप है और गूगल मीट है, ये ज़्यादातर जो हैं वो आए और हम लोगों ने भी टेक्निक सीख कर आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। अधिकांश को लाइव टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से शिक्षण सामग्री सुलभ हुई। कई वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन संचालित की गई हैं। बहुत सारे छोटे छोटे क्लासेस तो 3-3 साल जो हैं वो ऑनलाइन चले हैं, है ना। गत 2 वर्षों में इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल सभी एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आए हैं तथा कईयों ने इस बीमारी से संक्रमित लोगों को बचाते बचाते अपने प्राणों की भी आहुति दे दी है। इसके अतिरिक्त कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क तथा 2 गज की दूरी आदि जैसे निर्देशों का पालन किया जाता रहा है। भारत देश भी विश्व के कई देशों की तरह कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बूस्टर डोज द्वारा लोगों का टीकाकरण करके इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे सहयात्री, हमारे अस्पताल के कर्मचारी, खुद हमारी सावधानियां, सरकार, हमारे शिक्षण संस्थान, बहुतों ने हमें इसको सरवाइव करने में मदद करी है। चलिए, अब हमारे पास है हमारा दूसरा टॉपिक। क्या दिया गया है? पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध। हम सभी जानते हैं कि ये पॉलीबैग्स कितने हद तक खतरनाक है। सरकार इन पर रोक के लिए ना जाने कितने प्रयास कर रही है और अब तो बहुत जगहों पर ये पॉलीबैग्स बंद भी हो गए हैं। ऐसा भी हुआ है ना। चलिए, अब इनके लिए हमें 3 संकेत बिंदु दिए गए हैं। क्या है? पॉलीथीन थैलियों का प्रचलन, प्रसार। दूसरा है प्रतिबंध की आवश्यकता, बहुत जरूरी है कि इन पर रोकथाम लगाई जाए। सरकार और आम आदमी के सहयोग। ठीक है, सरकार जो है वो आम आदमियों का सहयोग, दोनों का सहयोग से ही ये चीज़ पॉसिबल है। हम अवेयर हों, हम इनका इस्तेमाल नहीं करें, सरकार तो प्रतिबंध लगा ही रही है ना। पॉलीथीन थैलियों पर अनिवार्य प्रतिबंध। आज प्लास्टिक बैग का उपयोग हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका प्रयोग बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉलीथीन का प्रयोग किराने की दुकान पर, फल और सब्जियों की दुकान पर किया जाता है। हम लोग देखिए किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे पहुँचे, वहाँ हमें पॉलीबैग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? फल और सब्जियों वाले के पास पॉलीथीन मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पॉलीबैग्स इन्हीं के थ्रू आते हैं। मार्केट में सभी प्रकार की पॉलीथीन आसानी से मिल जाती है। आज मार्केट में उपलब्ध यह प्लास्टिक बैग बहुत बड़ी संख्या का समस्या का विषय बन रहा है, क्योंकि पॉलीथीन की वजह से भूमि, वायु, जल प्रदूषण हो रहा है। इनकी वजह से ये प्रदूषण हो रहा है। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। पर्यावरण पर इसके हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। पॉलीथीन के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ऐसा नहीं कि नहीं लगाया, सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। हालांकि अभी इस योजना को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है, फिर भी सभी लोगों को समझना चाहिए कि यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हम सभी देशवासियों की भलाई के लिए लगाया गया है। बहुत सारे लोग तो बेधड़ल्ले से बेच भी रहे हैं और हम लोग ले भी रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि हम कहेंगे हम पॉलीथीन नहीं लेंगे। अगर हम लोग नहीं लेंगे तो मार्केट में उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। भाई सप्लाई क्यों होती है? डिमांड पे जो बेस्ड होती है। अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अवेयर होना है कि हम पॉलीबैग्स में सामान लेंगे ही नहीं। अपने अपने घरों से लेकर थैले जाइए, उसमें सामान लीजिए, है ना। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमको पॉलीथीन के प्रयोग को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़्यादा प्रयोग से हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए ना, इसको आप जलाओ तो वायु प्रदूषण होता है, गाड़ दो कभी गलती नहीं है, नालियों में छप जाए चोक हो जाती है, शहरों में बाढ़ आ जाती है, गंदगी होती है बहुत ज़्यादा। इससे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ प्रयोग में लेने के बाद में जब आप फेंक देते हैं तो वह ना तो जलती है ना गलती है, बल्कि लंबे समय तक भूमि पर पड़े रहने के बाद वह हमारी भूमि को भी अनउर्वर बना देती है। यानी कि अगर ये बहुत समय तक
हमारी ज़मीन पर पड़ी रहे तो उस जगह भूमि डेड हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म, उसके आप कुछ उपज ही नहीं सकता है। ठीक है, उसमें जो फर्टिलाइज पावर होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है उतने एरिया की। हमारी सरकार ने पॉलीथीन पर कानूनी रूप से प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन अभी भी व्यवहारिक रूप से इसका प्रयोग बंद नहीं हुआ है। सरकार ने लगाया है, लेकिन अभी भी मार्केट में ये फ्रीक्वेंटली बिक रही है और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी को मिलकर इसको रोकने के उपाय करने होंगे। सबसे पहले हमें सामान खरीदने के लिए पॉलीथीन की जगह कपड़े के थैले या जूट के थैले का इस्तेमाल करना होगा। क्या है, हम अपने घर से थैलों को लेकर जाएं, ये चीज़ है। वहाँ मार्केट में जो पॉलीथीन मिल रही है उनका मत दीजिए, आप घर से लेकर जाइए, सामान उसमें लीजिए। सबसे पहले हमें उन दुकानदारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो अभी भी प्लास्टिक की थैलियों का व्यवसाय कर रहे हैं। उन दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाकर उनको बंद करना होगा। हमारे देश में लोगों को समझना चाहिए कि प्लास्टिक की पॉलीथीन हमें कितनी हानि पहुंचाती है और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। सरकार ने तो इस पर पूरी ही तरीके से पाबंदी लगा दी है, बस हमें ही जागरूक होकर इसका पालन करना है और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। तो सबसे पहला कदम जो है हम जैसे उपभोक्ताओं को उठाना है कि हमें मार्केट से जो सामान लेने जा रहे हैं उसके लिए आप बैग्स लेकर जाइए। पॉलीथीन जो है वो लोग दुकानदार देते भी हैं तो आप मत लीजिए। अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, उनके पास पॉलीथीन रहेगी तो वो आगे से परचेज नहीं करेंगे, धीरे धीरे मैन्युफैक्चर भी बंद हो जाएगा उसका। ठीक है, तीसरा हमारे पास में जो है अनुच्छेद है, क्या है, कृत्रिम बौद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। आजकल हम लोग पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आप अपने फ़ोन को अपने पास रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर मांग रहे हैं, आप दोबारा फ़ोन करके देखिए, आपको उसी के एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं। आजकल AI जो है वो बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, हम कहीं पे भी अकेले नहीं हैं। कृत्रिम बौद्धिमत्ता क्या है, कैसे काम करती है, पहले तो आपको ये बताना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये काम कैसे करती है। वर्तमान में इसका प्रचार प्रसार अधिक कैसे हुआ है। नेक्स्ट है इसके लाभ और खतरे, हमारे जीवन पर प्रभाव। तो काफ़ी कुछ पूछा है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने और प्रतिक्रिया करने का काम करने की विशेष शक्ति प्रदान करी है। इसीलिए मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त हुई है। इस तरह की बुद्धिमत्ता और प्रक्रिया देने की क्षमता इंसानों में जानवरों से काफ़ी अलग है। बुद्धिमत्ता सीखने की, तर्क शक्ति की और समस्या को सुलझाने की क्षमता है। जब यही सारे काम मशीनों या सॉफ्टवेयरों के द्वारा किए जाते हैं तब इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम यानी कि बनावटी बुद्धिमत्ता, जिसे इंसानों ने ही निर्मित किया है और उसको इतना डेवलप किया है कि वो हमारी बात से, जैसे हमें है किसी चीज़ पर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को लिख लेते हैं, वो सारी चीज़ें। जिस तरह मनुष्य अपने अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम भी हैं, जिनके ज़रिए मशीन भी सीखने का काम कर सकती है। स्मार्टफोनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट दिए जा रहे हैं, हम सभी के पास में हैं, जो गूगल्स में हैं और मोज़रेला है, चैट GTPs हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित ऐप्स इनबिल्ड हैं उनके अंदर। जैसे कि गूगल असिस्टेंट, इसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे यह उतना सटीक होगा, यानी यह आपसे सीखता है। इसके अंदर क्या है, हम उसको अंदर जितनी उसको फीडिंग करते हैं वो उतने स्मार्ट आंसर हमें देता चला जाता है। देता है कि नहीं देता है, वही चीज़। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों की क्षमता को बढ़ा रही है ताकि वह उसी तरह से काम कर सकें जिस तरह से कोई इंसान करता है। विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उत्कृष्ट बनाने में अपेक्षाकृत मदद कर रही हैं। यानी आजकल बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ रही हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा डेवलप करती जा रही हैं, स्मार्ट बनाती जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें अपने काम को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरह से हमारी मदद करती है। तो हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए आजकल बहुत हेल्पफुल है। यह शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सीखने के विभिन्न तरीकों के साथ ऊपर उठने में मदद करता है।
ठीक है, हम लोग जो एजुकेशन फील्ड में है हम लोग इसका इस्तेमाल खुलकर करते हैं। बिना किसी गलती के अधिक मात्रा में डेटा संकलित करता है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न रोगियों का विवरण प्राप्त करना आगे चलकर किसी भी बीमारी से संबंधित प्रश्नों या रोगियों की काउंसलिंग के बारे में चर्चा के लिए यह सामान्य मंच देने में मदद करता है। तो जो अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखें तो भी ये, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उसके बारे में पता करता है, फिर आगे अगर उसको ये ट्रीटमेंट दिया जा चुका है तो आगे क्या संभावना है कि उसे और क्या क्या हो सकता है, ये बात भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहा है। यह दैनिक गतिविधियों में काफ़ी उपयोगी है। मशीनों का प्रयोग जटिल तथा दुरूह कामों को करने के लिए किया जाता है। यह सर्वविदित है कि मनुष्य की तुलना में मशीनों की सहायता से काम जल्दी पूरा किया जाता है। इसे भविष्य की तकनीक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है, यानी कि बहुत तेजी से इसके जरिए बदलाव आएंगे। इसके इस्तेमाल से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आदि क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। वैसे इससे होने वाले फायदे और नुकसान पर वैज्ञानिक दो खेमों में बटे हैं। ठीक है, कुछ का कहना है कि भाई ये फायदा है, कुछ का कहने का मतलब है ये ज़्यादा डेवलप हो गया तो आगे हम पर भी राज कर सकता है। तो ये दो खेमों में वैज्ञानिक बटे हैं। इसके लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे बड़ा नुकसान मनुष्य को ही होगा। मनुष्य हजारों वर्षों से धीमे जैविक विकास क्रम की सीमा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकती। अब हमारा क्या है ना, हमारा विकास बहुत धीरे हुआ है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा ये तो हमसे आगे निकल जाएगा ना हमारी बुद्धिमत्ता में, तो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मनुष्यों के स्थान पर मशीनों से काम लिया जाएगा। अब ये अगर ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, वो अब जाहिर सी बात है कि जो कम समझ वाला होता है उसके ऊपर हमेशा ज़्यादा समझ वाला हावी हो जाता है। तो अगर ये मशीनें हमसे ज़्यादा बुद्धिमत हो गई तो हम पर हावी हो जाएंगी, हम पर शासन करेंगी। मशीनें स्वयं ही निर्णय ले लेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्य के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उचित और सकारात्मक तरीके से ही किया जाना चाहिए। ये हमारे फायदे के लिए तो है, लेकिन इसका प्रयोग हमें बहुत सतर्कता के साथ करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये हमारे लिए खतरों की झड़ी लगा देगा। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 में। तो 4 में हमारे पास अनुच्छेद था, अब प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पर ए और बी करके दो प्रश्न दिए गए हैं। क्या है, यहाँ पर दो पत्र दिए गए हैं, ठीक है, दोनों में से आपको कोई एक पत्र करना है। क्या है देखिए, आपका नाम सना या सोहम है और आपने बीते 2 वर्षों में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाई की है। ठीक है, अपने मित्र को इस अनुभव की अच्छाइयों और सीमाओं से अवगत कराते हुए 120 शब्दों में पत्र लिखना है। अब चूंकि मित्र को पत्र लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है ये कि अनौपचारिक पत्र है, इसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, पत्र के लिए कितने मिल रहे हैं, 5 नंबर। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने लिखा परीक्षा भवन, रोहिणी, नई दिल्ली। तो परीक्षा भवन हम क्यों डालते हैं, जब हम एड्रेस नहीं देना चाहते हैं, यानी कि जहां हम पत्र लिख रहे हैं बैठकर वो क्या जगह है, वो परीक्षा भवन है जहां हम परीक्षा देना गए हैं। ठीक है, डेट डालिए 10 मई 2022 डाला, प्रिय मित्र राघव। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि तुम वहां कुशल होगे, मैं भी यहाँ कुशल हूँ। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में पूछा था। पिछले 2 वर्षों में जैसा कि तुम भी जानते ही हो, सभी ने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से घर बैठे अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया है। ठीक है, हम अपने घर बैठे ही अपने काम सारे सिलेबस को पूरा किया, वो भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से। इस महामारी के समय जब कोई भी विद्यालय नहीं खोला जा सकता था, तब ऑनलाइन कक्षाओं के कारण ही हमारी ऑफलाइन कक्षाओं की पढ़ाई नहीं रुकी, अन्यथा सभी विद्यार्थियों का यह संपूर्ण वर्ष व्यर्थ जाता। भाई पढ़ाई अगर ऑनलाइन नहीं होती तो हम लोग तो वो खाली चला जाता, 1 साल कुछ नहीं करते, फिर से वापस जाते तो जिस भी क्लास में थे वही क्लास दोबारा पढ़नी पड़ती और उन्हें भविष्य में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ऑनलाइन कक्षाओं में जो बच्चे विद्यालय जाकर हिचकिचाहट के कारण अध्यापकों से विचार विमर्श नहीं कर पाते थे, यानी कि स्कूल में जाते थे, बहुत से बच्चे हेजिटेशन करते हैं, टीचर से नहीं पूछ पाते हैं,
वह भी आसानी से अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं को अध्यापक से पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन जो है उन बच्चों ने भी खुलकर क्वेश्चनिंग करी थी, ये बात तो सही है, ये तो हमने भी फेस किया था जब हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। लेकिन मित्र, इसके फायदे के साथ साथ नुकसान भी थे, बहुत सारे नुकसान थे। कभी कभी ऑनलाइन क्लास में बहुत बोरियत हो जाती थी क्योंकि अकेले होते थे। कक्षा में हम लोग अपने दोस्तों से बातचीत करते रहते और एक दूसरे से पूछ लिया करते थे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अकेले ही मोबाइल या लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहना पड़ता था। बहुत मतलब आप सुबह से, आप सही करिए कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे से क्लासेस लगती थी और ये चलती रहती थी 2:30-3 बजे तक। तो बताइए इतनी लंबी क्लासेस होती थी, लेकिन पढ़ाई करने में उतना मज़ा नहीं आता जितना स्कूल में आता था। आशा करता हूँ तुम्हें ऑनलाइन शिक्षा का महत्व पता चल गया होगा। तुम भी ऑनलाइन क्लास के बारे में अपने अनुभव लिखना। तुम्हारा मित्र सोहम। तो ये एक अनौपचारिक पत्र था जिसे हमने लिखा। अब हमारे पास में बी करके दूसरा आया था, मतलब ए या बी में से कोई एक आपको करना है। तो एक अनौपचारिक था, ये पत्र क्या है, आप जयपुर के रहने वाले चंद्र प्रकाश या चांदनी हैं, ठीक है, और हाल ही में आपने नया घर बनवाया है। उसके लिए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग के अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लगभग 120 शब्दों में लिखिए। तो अब आप बिजली अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, 120 शब्दों में लिखना है, तो ये एक औपचारिक पत्र है। अगर आप वो करते हो अनौपचारिक पत्र तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर ये करते हो दोनों में से एक करना, जो भी करोगे उसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। तो चलिए, औपचारिक पत्र है, ये क्या दिया गया है, सेवा में विद्युत अधिकारी बिजली विभाग विकासनगर जयपुर दिनांक 5 मई 2022, ठीक है। अब चूंकि औपचारिक पत्र में विषय आता है तो हमने विषय लिख दिया, बिजली का नया कनेक्शन लेने के संबंध में। श्रीमान जी, सविनय निवेदन है कि मैंने अभी सेक्टर 71 में एक रिहायशी प्लॉट का मकान बनवाना आरंभ किया है। उस प्लॉट के निर्माण संबंधी कार्य हेतु मुझे बिजली कनेक्शन की आवश्यकता है। आपसे प्रार्थना है मुझे इस प्लॉट के लिए बिजली का कनेक्शन अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न हैं, यानी कि एक कनेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमने सभी आपके सामने दे दिए हैं। आपसे निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द लगवाने की कृपा करें, मतलब जल्द से जल्द मुझे ये कनेक्शन दे दें। हम आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद, प्रार्थी चंद्र प्रकाश। तो ये एक औपचारिक पत्र था। तो आपको दोनों, जैसे हम अब पत्र आते हैं, 2 पत्र आते हैं, उनमें से एक पत्र करना होता है, तो सेम उसी तरह का ऑप्शन आपको 2022 में भी दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्या आया था। इसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस दे देंगे, जैसे मकान नंबर 7 सेक्टर नंबर 71 पिन कोड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो कुछ जगह पे हमको देना पड़ता है, हम जहाँ पर एड्रेस और मोबाइल नंबर देते हैं, और कुछ जगह पे हम अवॉइड करते हैं कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं दिया जाता है। तो ये आप जब भी पेपर लिखोगे, पेपर में जब देखना कोई भी ऐसा है जहाँ पर आपको एड्रेस देना पड़ रहा है या पोस्टल एड्रेस पूरा देना पड़ रहा है, इनिशियल एड्रेस देना पड़ता है, मोबाइल नंबर, तो जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आप दोगे, नहीं तो नहीं देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6। तो जो टर्म 2 में हमारा क्या कहते हैं ज़्यादा लेखन कार्य तो था नहीं, वहाँ पर आपके रचनात्मक लेखन में जो है सिर्फ आपके पास अनुच्छेद लेखन था, पत्र लेखन था, विज्ञापन था और संदेश था। सिर्फ ये 4 चीज़ें उस समय हमारे सिलेबस में थी, तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए। तो जिसमें हमने 2 काम तो कर लिए, अब 2 बचे हैं हमारे विज्ञापन और संदेश, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अब प्रश्न संख्या 6 में पहले का दिया गया है, का में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 विज्ञापन दिए गए हैं, 2 विज्ञापन में से हमें एक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का और का में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, तो इन दोनों में से हमें एक करना है। क्या है, आपके बड़े भाई ने बेकरी की एक दुकान खोली है, उसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। तो एक अच्छा विज्ञापन बेकरी की शॉप के लिए रेडी करना है। तो जो आप विज्ञापन करते हैं उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलते। अब चूंकि यहाँ पर नंबर हमारे पास कम थे, 40 ही मार्क्स थे, तो लेखन पे बहुत ही ज़्यादा डिवीज़न हुआ, 2.5 मार्क्स का हुआ। जैसे अब विज्ञापन आप लोग करते हो 5 या 4 नंबर का आता है, तो पहले क्या 2.5 नंबर का एक था और 2.5 नंबर का दूसरा था, इस तरीके से था। अभी जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 6 में का है, का में आपका ए बी करके 2 विज्ञापन आए हैं। अभी 6 का खा करेंगे तो उसमें फिर 2 विज्ञापन आएंगे, उनमें से एक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या था, एक विज्ञापन 2.5 नंबर यहाँ और दूसरा विज्ञापन 2.5 नंबर वहाँ, तो इस तरीके से 5 नंबर का आपको मिलेगा वहाँ पर 2 विज्ञापन करने पे।
तो चलिए बेकरी की शॉप के लिए विज्ञापन तैयार करते हैं। देखिए ऐसा है, बेकरी पदार्थ और केक के लिए सबसे बढ़िया बेकरी टेस्टी केक एंड बेकर्स। हमारे यहाँ स्वादिष्ट फ्रेश फ्रूट केक, चॉकलेट केक, कस्टमाइज केक, सभी प्रकार के केक मिलते हैं। हमारे यहाँ ताज़ा गर्मा गर्म बिस्किट, मफिन्स, क्रीम रोल, पेस्ट्री भी मिलती है। एक बार हमारी बेकरी का केक खाओगे तो हमेशा केक लेने यहीं आओगे। सभी केक की खरीदारी पर 25% तक छूट, ऑफर सिर्फ सीमित समय तक। तो यहाँ पर एक केक की पिक्चर बना दी। अब चूंकि हमारी बेकरी है तो हमें पता भी देना पड़ेगा। हमारा पता है दुकान नंबर 3, राधेश्याम बिल्डिंग, ग्वालियर पूर्व। दूरध्वनि, दूरध्वनि का मतलब टेलीफोन नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई हाँ विज्ञापन देख लिया, टेलीफोन के थ्रू जो है ऑर्डर देते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब अथवा करके दो, ए और बी दोनों में से एक करना था। तो एक तो बेकरी का विज्ञापन था, अब दूसरा क्या है देखिए, आपकी बहन एक थिएटर समूह है, आपकी बहन का एक थिएटर समूह है, वे इस शहर में अपने नए नाटक का मंचन करने जा रही है। उसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 2.5 नंबर, या तो ए करोगे तो 2.5 मिलेगा, बी करोगे तो 2.5 करेगा, दोनों में से जो भी आप एक करोगे उसके लिए आपको 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मधुमालिनी थिएटर समूह रंगायन द्वारा नाटक की प्रस्तुति। मधुमालिनी थिएटर समूह रंगायन के द्वारा हास्य नाटक की प्रस्तुति की जा रही है। ठीक है, नाटक की मुख्य नायिका मधुरिमा का हास्य अभिनय देखने तथा नाटक के शौकीन सभी लोग यहाँ आकर नाटक का लुत्फ उठा सकते हैं। कृपया जरूर पधारें, हंसना मना है। प्रथम 50 आने वालों को टिकट पर 5% की छूट मिलेगी। हास्य नाटक का समय है सोमवार 10 बजे। मुख्य कलाकार हैं मधुरिमा, मोनू, कृष्णा, राम, अजय। टिकट दर 50, 100, 150। कृपया टिकट काउंटर नंबर 1 से प्राप्त करें। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर स्थान इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऊपर मधुमालिनी थिएटर समूह रंगायन के द्वारा प्रस्तुति है, तो थिएटर का नाम उन्होंने दे दिया है ऑलरेडी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही खा। अब खा में भी ए बी करके 2 विज्ञापन दिए गए हैं, दोनों में से आप जो भी विज्ञापन करोगे उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो एक आपका का था और एक ये खा था। मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से 50 शब्दों का एक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसका विषय मतदान प्रत्येक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, तो ये किसके, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से आपको ये विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए ऐसे है, मतदाता का अधिकार, चलो वोट दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वोट देने नहीं जाते, तो उनको इंकरेज करने के लिए इस तरीके के विज्ञापन बनाए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि आप सभी अपने मत के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां यह हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने अनुसार किसी भी सरकार को समर्थन दें अथवा उन्हें चुनें। इसके लिए हमें मतदान जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मतदान जरूर करना। तो एक है कि भाई हमको ये अधिकार मिला है तो उसका इस्तेमाल करें। एक हमने यहाँ पर ईवीएम मशीन की एक फोटोग्राफ बनाई, छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, चुनाव आयुक्त दिल्ली की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब या तो ए करना था या बी करना था। अब बी में हमारे पास विज्ञापन क्या है, आपकी सोसाइटी के पास ठेले लगाने वाले व्यक्ति का 10 वर्षीय बच्चा गुम हो गया है। उसके लिए अखबार में खोया पाया कॉलम के अंतर्गत एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार कीजिए। कितना, 50 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है जो करीबन 2.5 मार्क्स का रहेगा। तो चाहे आप ए करोगे तो 2.5 मार्क्स मिलेगा, बी करेगा तो इस तरीके से 6 के का में आपको 2.5 मार्क्स और 6 के खा में आपको 2.5 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 नंबर मिलने वाले थे। चलिए खोया पाया कॉलम के लिए एक विज्ञापन तैयार कर लें। तो खोया पाया कॉलम जब भी हम बनाते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी तरह की पिक्चर नहीं बनानी होती है हमें, गुमशुदा या कुछ। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खो गया तो उसकी फ़ोटो इसमें लग सकती है। अब हम फ़ोटो तो हाथ से बना नहीं सकते, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज़ खो गई है या आपको कोई चीज़ प्राप्त हुई है, या कोई व्यक्ति खो गया है, गुमशुदा है, तो उसके लिए हमेशा हम सिंपल सा एक कॉलम बनाते हैं। क्योंकि आप देखना, गुमशुदा या कोई सैड न्यूज़ देने वाले जो आपके विज्ञापन होते हैं उनमें कभी भी किसी तरह की पिक्चर्स नहीं होती है, और पिक्चर लगती भी है तो उस व्यक्ति की एक्चुअल पिक्चर लगती है। ठीक है,
गुमशुदा की तलाश। एक बालक जिसका नाम राहुल, उम्र 8 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 3 फीट 5 इंच है। ये बालक सुबह अपने घर C49 लक्ष्मीनगर दिल्ली से के पास से पार्क में खेलने जाते वक्त कहकर निकला था, लेकिन तब से वापस नहीं लौटा। पीले रंग की शर्ट और नीले रंग का निक्कर पहने हुए है। माथे पर बाईं तरफ हल्की सी चोट का निशान है। उसके पिताजी लक्ष्मीनगर बाजार में ठेला लगाते हैं। जिस किसी भी सज्जन को उक्त बालक के विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो तो तुरंत नीचे दिए गए फोन नंबरों पर नीचे दिए गए पते पर सूचित करें या लक्ष्मीनगर थाने में सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। अब हमने एड्रेस दे दिया, रमेश नगर C49 लक्ष्मीनगर दिल्ली, मोबाइल नंबर दो दे दिए। तो नीचे पता है तो नीचे एक हमें पता इस तरीके से कॉलम में लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हम आ गए अपने प्रश्न संख्या 7 में। अब प्रश्न संख्या 7 भी सेम आपके 6 की तरह है। 7 में आपको पहले का दिया गया है, का में 2 संदेश दिए गए हैं, उन दोनों में से एक करना है। खा में 2 संदेश दिए गए हैं, दोनों में से एक करना है। ठीक है, आप 2 संदेश यहाँ करने होंगे, हर संदेश के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा, तो इस तरीके से 5 नंबर का संदेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर का में हमारे पास 2 संदेश हैं। आपके मित्र ने नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त किया है। उसे बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। 2.5 मार्क्स का यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए क्या है, बधाई संदेश है, आप डेट लिखोगे, फिर उसके बाद समय दे दिया आपने। प्रिय मित्र, तुम्हें नीट की परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त करने की बहुत बधाई। सुनकर बड़ा ही हर्ष और गर्व हुआ। मैं तुम्हें इसकी बधाई देता हूँ। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा रहेगी तथा मुझको तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इसके बाद भी अध्ययन जारी रखोगे एवं इसी प्रकार से कठिन परिश्रम के द्वारा प्रत्येक परीक्षा में ऐसे ही उच्च सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, संदेश हो गया। अब आगे दे रहे, इससे विद्यालय, संस्था एवं पूरे परिवार का गौरव भी बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सफलता की बात अपने परिवार को बताई। इस बात को सुनकर सभी बहुत खुश हुए एवं बधाई भी दी। तुम्हारा मित्र अविरल। ठीक है, तो इस संदेश का तो फॉर्मेट आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो संदेश पहले भी था और इस बार भी आपके सिलेबस में है ही। अब बी हमारे पास में है, या तो ए करना था या तो बी करना था, अथवा करके हमारे पास यहाँ पर आया। क्या दिया गया है, चेन्नई निवासी अपने मित्र को पोंगल के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए। 2.5 मार्क्स का रहेगा। बधाई संदेश, डेट लिखा, प्रिय मित्र, समय दे दिया। एक दूसरे के गले मिलकर जुड़ जाएं दिलों के तार, रेवड़ी और मिठाई की मिठास जीवन में ऐसे घुले कि हर दिन बन जाए खास। ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से मेरी, पोंगल से हो एक नई शुरुआत। तो कुछ लाइन्स हम लोग संदेश में लिख सकते हैं, तो आपको पता है। तुम्हें और तुम्हारे सभी परिवारजनों को पावन पर्व पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आपके परिवार में सुख, समृद्धि, वैभव, प्रसन्नता और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए। तुम्हारा मित्र आशीष। ठीक है, अब हम आ जाते हैं खा में हमारे पास फिर से 2 दिए गए हैं, 2 पत्र दिए गए हैं, सॉरी पत्र कह रहे हैं, 2 संदेश दिए गए। इन दोनों संदेश में से आपको एक संदेश करना है। क्या है, पहला ए है, विदेश में रहने वाले अपने चाचा चाची को नव वर्ष की शुभकामना का संदेश 40 शब्दों में दीजिए। अब आपके विदेश में आपके चाचा चाची रहते हैं, उनको आपको नव वर्ष यानी कि नए साल, न्यू ईयर का जो है संदेश देना है। संदेश 31 दिसंबर को दिया गया, जैसे भी, क्योंकि भाई नया वर्ष 31 दिसंबर को ही विश किया जाता है। रात्रि 11:55 पे, प्रिय चाचा जी चाची जी नमस्कार, आपको सपरिवार नूतन वर्ष 2021-22 शुभकामना की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, 21 में हमने बोला है और 22 के आगमन के लिए। नव वर्ष का स्वागत करते पुष्प खिले कलियां मुस्काई, नव मेला में सूर्य किरण भी खुशियों का संदेश लाई। चहके विहग भोर बेला में मंद पवन लेती अंगड़ाई, नए वर्ष में सभी खुशी हो, देते हम सब यही बधाई। यह वर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, प्रसन्नता और सफलता लेकर आए, आपके सुखद भविष्य की मंगल कामना के साथ। नीचे नाम लिख दीजिए, बस आपका भतीजा, नीचे नाम। ओके, चलिए अब आ गए हम अपने आखिरी प्रश्न में। यहाँ पर भी हमारे पास संदेश है, क्योंकि खा में भी आपके पास 2 संदेश थे और ये हमारा प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न भी है।
अपनी कक्षा के प्रतिनिधि के रूप में सभी सहपाठियों को आगामी बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामना का संदेश लगभग 40 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, कितना? 40 शब्दों में। शुभकामना संदेश 20-2-2022 प्रिय सहपाठियों, समय भी दे दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू होने जा रही हैं। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अतः आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। परीक्षा हेतु बेहतर से बेहतर तैयारी करें व आत्मविश्वास बनाए रखें। सभी की परीक्षाएं आसानी से पूर्ण हो जाएं व आप सभी सफलता प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना है। आपका कक्षा प्रतिनिधि। तो इस तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की आपने शुभकामनाएं भी दे दी कि हाँ भैया अच्छे से करना। तो ये था हमारा 2022 फेब में हुआ टर्म 2 का पेपर, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स का था। तो इसी तरीके से अभी मैं इसका एक सेट, सेकंड सेट और आपके लिए लेकर आऊँगी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम PYQs जो करा रहे हैं वो हर साल के आपको 2-2 सेट करवाएं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो टर्म 2 का जो हम सेकंड सेट कराएंगे वो भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे सेकंड सेट के साथ में। तब तक आप इस सेट को अच्छे से देखिए, समझिए, आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।